सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं विनेश ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और हम लोग का जो सीरीज चल रहा था 2011 से 2019 तक के पेपर का BHU M.Com एंट्रेंस के, उसका ये सेकंड पार्ट है 2011 का पेपर का। ठीक है, अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लें, फिर उसके बाद इसको देखें तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो आज का जो हमारा जो 75 क्वेश्चन होगा, हमने फर्स्ट पार्ट में 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, और आज हम जो 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स भी आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझते रहिएगा। देखते हैं अब, ये देखिए आपका पहले जो फर्स्ट पेज ऑफ द पेपर होता है वो इस तरीके से होता है। लेकिन पूरे इंस्ट्रक्शन इसमें लिखे रहते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट में फिशिंग कम्स अंडर ये क्वेश्चन किए थे, जिसका कि हमने आंसर आपको बताया था एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, बट इसका जो रियल आंसर होगा वो होगा आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, BHU के पेपर के अकॉर्डिंग जो उसने आंसर शीट बताया था उसको हमने बताया था आपको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, बट इसका रियल में आपको मिलेगा क्या चीज़, जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, फिर हमारा जो एक और क्वेश्चन हम बताए थे 9 वाला, उसमें बोला था डायरेक्ट मोटिवेशन इज ए फीचर ऑफ, ये पार्टनरशिप का न होकर के सोल प्रोप्राइटरशिप का होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप अगर नहीं होता तो हम पार्टनरशिप के संग जा सकते थे, बट सोल प्रोप्राइटरशिप लिखा हुआ है इसलिए हम लोग इसके संग जाएंगे। मगर हमने आपको जो पार्टनरशिप बताया था वो हमने BHU के पेपर के जो आंसर शीट था उसके अकॉर्डिंग बताया था। ठीक है, मगर इसका आंसर जो रहेगा आपका डायरेक्ट मोटिवेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ फीचर होता है, विशेषता होती है आपके एकांकी व्यापार का। फिर देखिए हमारा एक तो क्वेश्चन था 69 वाला, इसमें जो बोल रहा था कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपके 3 होते हैं और प्रोमिसरी नोट में आपके 2 होते हैं। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 होते हैं, मगर प्रोमिसरी नोट में कितने होते हैं आपके 2 पार्टीज होते हैं। मगर इसमें कोई भी आपको आंसर देखिए सही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मगर हमने BHU के आंसर शीट के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताया था पहले, मगर इसका रियल आंसर जो होगा वो होगा 2। ठीक है, तो आप लोग 2 के संग जाएंगे और किसी के संग नहीं जाएंगे। 2 का इन द सेंस मतलब 2 पार्टीज होते हैं, इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो चिंता मत कीजिए, BHU ऐसे क्वेश्चन को क्या करता है कि आपको फुल मार्क्स दे देगा सभी लोगों को, या तो फिर इस क्वेश्चन को वैल्यू ही नहीं देगा, इसको यानी कि 0 मान लेगा। ठीक है, तो लोग टेंशन मत लीजिएगा, जो भी नियरेस्ट आपको लगेगा ऐसे में, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको नियरेस्ट क्वेश्चन आपको लगाना होता है। ठीक है, नियरेस्ट जो भी आंसर आपको दिया रहता है। चलिए, अब हम लोग का आज से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो 76 क्वेश्चन से हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा, और अगर अपने चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट को जो हमारा वीडियो हो 2012 से संबंधित और भी नेक्स्ट जो हमारा जो भी पेपर्स स्टार्ट होंगे वो आपको मिल सके। इसके लिए आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हमारा जो एक चैनल है टेलीग्राम पे विनेश ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से है, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, और नहीं तो आप जाके टेलीग्राम पे जाकर के आप सर्च मारेंगे विनेश ग्रुप ऑफ कॉमर्स तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं इस क्वेश्चन पेपर का PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो आप जब एक बार इसको देख लें, उसके बाद फिर जाके उस जो हमारे जो देंगे हम इसका जो PDF पेपर, उससे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, चेक करिएगा कि आपको कितना आया। एक बार इसको पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर उसको भी करिएगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन, मतलब कि जो हमारा जो लेखांकन जो सिद्धांत है वो किस पे हमारा बेस्ड है, तो ये प्रैक्टिबिलिटी, सब्जेक्टिविटी और कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, ये ऑल ऑफ द अबव तीनों चीज़ों पे ये बेस है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटीजेंट लायबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज इन परसुएंस ऑफ, इसका आपको जो आंसर है वो है आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, जब भी कंटीजेंट की बात आएगी तो इतना ध्यान दीजिएगा, हमेशा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग हम इसको अंदर लिखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वीनियंस ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू बैलेंसेज रिजल्ट इन, मतलब कि बोल रहा है कि अगर हम लोग कन्वेंशन जो है कंजर्वेटिज्म, यानी कि इसको प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं, इसको हिंदी में रूढ़िवादी प्रथा कहते हैं। ठीक है, रूढ़िवादी प्रथा के अंतर्गत जो हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं वो इससे क्या होता है, इससे होता क्या है आपका कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स होता है।
ठीक है, क्योंकि इसमें एक बात बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस को ही हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग असेट्स को अंडर स्टेटमेंट करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है 79 क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस। मतलब बोल रहा है कि मुद्रा मापन की अवधारणा के अंतर्गत हम लोग किसको इसमें से लेंगे, इन चारों ऑप्शन में से। तो ठीक है, तो हमारा जो है ये थर्ड जो है वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी को ही लेंगे, और सारी चीज़ें देखिए आपको मनी से आप मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ द डेप्ट बिकमिंग बैड द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर मान लीजिए हमारा जो भी पैसा है वो अगर बुरा हो जाता है यानी डूब जाता है, तो उस पैसे को हम लोग कहाँ पे क्रेडिट करते हैं जनरल एंट्री बनाते समय, तो कहाँ करते हैं, आपके डेटर्स अकाउंट में करते हैं। ठीक है, और डेबिट करेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट में। फिर क्या बोल रहा है, द रिटर्न ऑफ द गुड्स बाय अ कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू। ध्यान दीजिए, सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, तो जब सेल्स रिटर्न होगा हमारा तो वो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर शुड बी क्रेडिटेड टू। मतलब अगर हमने कस्टमर को क्या किया है, कैश डिस्काउंट अगर अलाउड किया है, तो उसमें क्या चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा कस्टमर से अकाउंट। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट क्या होता है, खर्चा होता है, अगर हम कस्टमर को देते हैं तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट क्या है आपका 83 वाला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू सुरेश शुड बी डेबिटेड टू। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग कोई भी नॉमिनल अकाउंट पेमेंट करते हैं तो कभी भी किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखते हैं, उसमें हमेशा उस अमाउंट को ही डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमने सैलरी दिया है तो सैलरी अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 84 वाला क्वेश्चन, देखिए द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन। इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ पे हमारा बेस्ड होता है, तो हमारा बेस्ड होता है पीरियोडिसिटी के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। मतलब क्या बोला है कि अगर हम एक्सपेंसेस को अगर कुछ करते हैं और उसके बाद क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो पीरियड यानी कि अवधि की अवधारणा के अंतर्गत हम इस चीज़ को रखते हैं। नेक्स्ट हमारा 85 पर देखिए क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ द गोल्ड रिकॉग्नाइज इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच गोल्ड जो होगा वो कहाँ से होगा बेटा, इज माइंड से होगा। ठीक है, माइनिंग से ही इन चीज़ें आती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका कि रेवेन्यू इज सेट टू बी अर्नड। हम लोग रेवेन्यू को कब मानते हैं, जब हमारा क्या होता है, सेल्स हमारा हो जाता है। आय हम तभी मानते हैं जब हमारा विक्रय हो जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एन अमाउंट ऑफ 200 रिसीव्ड an amount of 200 received from P credited to Q would effect। मतलब बोला है कि हमने P से क्या हुआ, पैसे प्राप्त किए और उसको हमने किसको क्रेडिट कर दिया है, Q को क्रेडिट कर दिया। तो इसमें क्या होगा आपका कि बोथ द पीज अकाउंट एंड क्यूज अकाउंट बोथ आर द क्या हो जाता है, आपको इफेक्ट करेगा, दोनों को ये चीज़ें प्रभावित करेंगी, क्योंकि लिखना था हमको P में और लिख दें हम लोग Q में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका, इन द केस ऑफ द इंडिपेंडेंट ब्रांच द हेड ऑफिस अकाउंट मेंटेन बाय द ब्रांच इज ऑफ द नेचर ऑफ। ध्यान दीजिए, अगर हम लोगों का स्वतंत्र जो ब्रांच है, ठीक है, स्वतंत्र ब्रांच जो है उसका हेड ऑफिस का अगर हम उसको मेंटेन करते हैं तो वो कौन से नेचर का होगा, तो वो आपका नेचर का होगा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है और वो भी एक तरीके से एज ए पर्सन ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अंडर फॉरेन ब्रांच रेवेन्यू आइटम शुड बी कन्वर्टेड एट। हमेशा ध्यान दीजिए, नॉमिनल अकाउंट जो भी रहेंगे वो आपके किस में कन्वर्ट होंगे, वो आपके कन्वर्ट होंगे एवरेज रेट ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, बोल रहा है कि अगर हमारा जो फॉरेन ब्रांच है उसमें जो भी हमारा जो आय रहता है वो किस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो करेंसी होता है वो दूसरा होता है, यहाँ का जो करेंसी होता है दूसरा होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो किस में करते हैं, एवरेज रेट ऑफ एक्सचेंज पे। फिर बोला है, गुड सेंड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच आर क्रेडिटेड बाई। अब बोल रहा है क्या कि अगर हम लोग गुड्स रिटर्न किया गया, सेंड किया है हेड ऑफिस को टू द ब्रांच और नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच आर क्रेडिटेड बाय द हेड ऑफिस, इसमें क्या होगा, आपका जो होगा वो कौन सा बातें आएंगी, इसमें आएंगी आपकी ब्रांच अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है, ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज। अगर डेटर सिस्टम के अंतर्गत अगर हम देखें तो ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर नॉर्मल अगर बोलेगा तो फिर ब्रांच अकाउंट आपका पर्सनल होता है, बट डेटर सिस्टम के अंतर्गत बोल रहा है इसलिए ये नॉमिनल होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ द हायर परचेज असेट्स अकाउंट इज डेबिटेड विथ। अगर हायर परचेज अगर हम लोग करते हैं, अगर उसमें हमको कोई भी अगर असेट्स मिलता है तो उसमें क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी चीज़ को लेते हैं तो कैसे लेते हैं इसको,
बोल रहा है कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं और डेबिट करते हैं तो कैसे करते हैं, वो करते हैं आपका कैश प्राइस पे, कभी भी हायर परचेज प्राइस पे नहीं करते हैं, हमेशा ये क्या इस पे करते हैं, कैश प्राइस पे, यानी कि रोकड़ मूल्य पे करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द हायर परचेज द बायर चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन। हमेशा देखिए डेप्रिसिएशन अगर कोई भी चार्ज करता है तो वो किस पे करता है, आपका कैश प्राइस ऑफ द असेट्स पे करता है, और किसी प्राइस पे नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ द इंस्टॉलमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय सेलर इज क्रेडिटेड टू। बोल रहा है कि अगर हम लोग किस्त भुगतान पद्धति अगर रहती है तो उसमें अगर हम लोग को इंटरेस्ट क्या होता है, एक ही बार में लिखा जाता है, तो उसमें क्रेडिट जो किया जाता है वो किस अमाउंट से किया जाता है, तो जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से, यानी कि ब्याज उच्चंत खाते में हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज इज ट्रांसफर्ड टू। अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और कहाँ पे हायर परचेज में है, तो ये कहाँ पे ट्रांसफर होता है, तो ये होता है आपका हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स हमारा किसके बराबर होता है, तो ये आपके बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। अगर आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए होंगे तो ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पे होता है सेल्स, यहाँ पे होता है COGS, और उसके बाद ये होता है प्रॉफिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, असेट्स अपेयरिंग इन द बुक्स बट हैविंग नो वैल्यू आर नोन एज। हमारे बुक में तो है बट उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो आपका होता है आपका फिक्टिशियस असेट्स अकाउंट। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा, इनकम अर्न एंड कलेक्टेड रिजल्ट इन, हमने अर्न किया उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग उसका रिजल्ट देखें तो क्या माना जाएगा हमारा, इंक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल, दोनों का दोनों होगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट भी बढ़ेगी और यहाँ पे हमारा कैश भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ असेट्स एंड इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। अच्छा, ओनर्स इक्विटी भी बढ़ रहा है और उसके बाद हमारा असेट्स भी बढ़ रहा है, यानी कि कैश इधर से बढ़ेगा, उधर से हमारा कैपिटल बढ़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको अगर आप देखेंगे तो ये किस में होगा, आपका शेयर इशूड फॉर कैश। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी और उसके बाद असेट्स भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर लिया जाता है, इसको किस हेड में लगते हैं, तो किस हेड में लगते हैं, इसको अनअर्न्ड रिवेन्यू में। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टॉक शुड इंक्लूड, स्टॉक में क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि गुड्स विथ कस्टमर फॉर अप्रूवल ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। ध्यान दीजिए, इसमें अगर मान लीजिए अप्रूवल के लिए होता नहीं कि कभी कभी जो लोग होते हैं आते हैं हमारे पास से ले जाते हैं चीज़ों को, कि अगर हमें पसंद आएगा तब लेंगे और नहीं होगा तो हम आपको वापस कर देंगे, तो इसको क्या करते हैं हम लोग हमेशा स्टॉक में रखते हैं कि ये चीज़ें बिकी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक व्हेन ओपनिंग स्टॉक इतना 4500, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 54,500 और परचेज है आपका 60,000। तो हमसे क्या पूछा है, आपका क्लोजिंग स्टॉक पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें आपका फॉर्मूला है, आपका क्या चीज़ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू होता है आपका COGS। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या होता है, COGS। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपका क्लोजिंग स्टॉक आपसे पूछा हुआ है, तो आप आराम से कर सकते हैं, क्या कर देंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक और परचेज को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 64,500 हो जाएगा, और 64,500 में से हम लोग 54,500 को अगर लेस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10,000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 10,000। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स मोस्टली बिगिंस विथ एन ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस से कौन सा अकाउंट हमारा क्या होता है, हमारा स्टार्ट होता है, तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है, हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन कैपिटल एट द एंड इज ₹50,000 इन द बिगिनिंग 47,500 एंड फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹7,500 देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज। अच्छा, बोल रहा है हमारा ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है, कैपिटल का 50,000 है। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, सॉरी एंड में हमारा कितना है 50,000, बिगिनिंग में हमारा 47,500 और इंट्रोड्यूस हम किए हैं 7,500। तो हमें बोल रहा है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। पहले क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल
प्लस इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, और उसके बाद प्लस माइनस में आपका होगा प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू होता है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, जब ऐसी बातें आती हैं आपके सामने तो ध्यान दीजिएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है आपका 47,500, आपका फिर क्या बोला है इंट्रोड्यूस कैपिटल कितना दिया है 7,500, यानी कि कितना हो गया आपका 55,000 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना बोला है 50,000। ठीक है, जब भी हमने क्या बोला था ये प्लस और माइनस, अगर प्लस में रहेगा तो प्रॉफिट रहता है और माइनस में रहता है तो लॉस होता है। हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है आपका 50,000। ठीक है, 50,000 में से अगर 55,000 अगर घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा -5,000। देखिए हमारा माइनस वैल्यू आ गई, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। लॉस कितना होगा हमारा 5,000। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सिंगल एंट्री सिस्टम इज डिफेक्टिव बिकॉज एनी ऑफ द एबव कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। हमारा जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसमें ये क्यों उसको बेकार माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें एनी ऑफ द एबव कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, हम कुछ भी नहीं बना सकते, ना ट्रायल बैलेंस, ना ट्रेडिंग पीएल और ना ही बैलेंस शीट। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज। अगर एन्युटी मेथड होता है उसमें क्या होता है डेप्रिसिएशन हमारा, उसमें हमारा डेप्रिसिएशन क्या होता है देखिएगा फिक्स्ड फॉर ऑल ईयर्स। कब, जब हमारा एन्युटी मेथड रहता है तब। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इन सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। इसमें अगर हम देखें तो क्या होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग डेबिट करते हैं। क्लियर है सिंकिंग मेथड यूज करने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बोल रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज शोन इन द फाइनल अकाउंट। कहाँ पे लिखते हैं, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज जनरली डेप्रिसिएटेड बाई। इसमें होता है ये एन्युटी मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, लीज होल्ड जो प्रॉपर्टी होता है, जो पट्टाधारी हमारी जो संपत्ति होती है उसको हम किस में डेप्रिसिएशन करते हैं, हर हास कैसे लगाते हैं, तो एन्युटी मेथड के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। जैसे हम लोग इसमें जो हमारा SLM मेथड है यानी कि स्थायी प्रभात पद्धति, उसके अनुसार हम लोग कैसे करते हैं, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। पहले इसमें से माइनस कर देंगे, उसके बाद हम लोग जितना आएगा उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर इसमें से कौन सा है, तो आपको देखेंगे कौन सा है, आपको परचेज ऑफ द ट्रक बाई अ कंपनी, ये क्या है हमारा कैपिटल नेचर, क्योंकि इसको एक बार ले लेंगे अगर ट्रक को, फिर उसके बाद हम लोग कई दिनों तक इसका यूज करेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जो यूज करते हैं उसी को हम लोग कैपिटल नेचर कहते हैं, पूंजीगत संपत्ति इसको कहते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग द ऑफिस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर ये अगर आता है तो मतलब कि बोल रहा है कि अगर हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए अगर हम लोग एयर कंडीशनिंग अगर ऑफिस बनाए हैं तो उसमें वो कहाँ पे होगा, तो वो आपका होगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर। अच्छा, कैपिटल नेचर का क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें आपका है अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ये हमारा क्या है कैपिटल नेचर का, क्यों, क्योंकि जो फर्नीचर है हमारा क्या है एक बार ले लेते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म इसको यूज करते हैं, इसीलिए अगर हम इसको अगर बेचते हैं तो इससे जो हमारा अमाउंट रियलाइज होता है तो वो हमारा कैसा होता है, वो कैपिटल नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो आपका कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, परचेज ऑफ अ न्यू स्पार्क प्लग एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 फॉर 2 years ओल्ड कार। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके कैपिटल नेचर की हैं, मगर ये नॉट बोल रहा है, तो नॉट आपका कौन सा है, आपका ये फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर कुछ हम लोग खर्च करते हैं तो वो कौन सा एग्जाम्पल है हमारा, थर्ड डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको कहते हैं स्थगित आयगत व्यय। नेक्स्ट हमारा क्या है, XYZ आर पार्टनर इन द फर्म इफ B इज टू बी एडमिटेड। ठीक है, XYZ हमारे क्या है साझेदार हैं और B हमारा नया साझेदार आ रहा है एज ए न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से क्या चीज़ हमारा सही होगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ओल्ड पार्टनरशिप हैज़ टू बी डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है,
और ये सब तो फर्म कब डिजॉल्व होता है, जब पूरा का पूरा चीज़ें समाप्त हो जाती है। मगर यहाँ पे एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो जो हमारे जो ओल्ड पार्टनरशिप जो बनाए हुए थे, जो रेशियो में बांट रहे थे, वो चीज़ें हमारी चेंज होगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, XYZ आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ एक्स रिटायर। अच्छा देखिए, एक्स हमारा क्या हो रहा है, रिटायर हो जा रहा है, तो इससे कोई मतलब तो है नहीं। अब हमारा रेशियो क्या है, 2:1 है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हमारा डिनोमिनेटर तो बराबर है नहीं, इसको डिनोमिनेटर बराबर कर देते हैं। दोनों का क्या कर देंगे, ऐसे हम 10 ले लेंगे। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 10 1 और इसमें हो जाएगा 10 1 जा 1, 1 1 जा 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये आपका सेकेंड वाला जो ऑप्शन है 4:1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन सब का एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, तब भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स रिटायर हो जाएगा। एक्स वाली पार्ट को हटा दीजिएगा, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचेगा वो आपका 4:1 ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज यूज एट द टाइम ऑफ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कब यूज करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कब यूज करते हैं, तो कब करते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं, तो हम अब इसका कैलकुलेट करते हैं ऑल ऑफ द एबव में। एडमिशन के समय में भी करते हैं, रिटायरमेंट के समय में भी करते हैं, और डेथ के समय में भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर गुडविल रेज शुड बी रिटेन ऑफ इन। किस में होता है ये, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बट आपके जो BHU के जो आंसर सी की है उसके अकॉर्डिंग आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, मगर होगा क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज क्रेडिटेड टू। कहाँ पे होगा इसका क्रेडिट, ये आपका होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, लॉस अराइजिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर इज टू बी बोर्न बाय द अदर पार्टनर। अदर पार्टनर जो होते हैं वो लॉस को कैसे इसको बियर करते हैं, तो कैसे बियर करते हैं आपका, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज कितना, क्या होगा आपका, हो जाएगा 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट शेयर मीन्स द शेयर विच आर, मतलब क्या बोला है, जो अधिकार अंश होते हैं वो सबसे पहले किसको इशू किए जाते हैं, तो वो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो हमारे जो पहले से ही रहते हैं अंशधारी, उन्हीं को हम लोग पहले इसको इशू करते हैं। फिर बोला एनी बैलेंस इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर ऑल द फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड शुड बी, कहाँ इसको लेके जाया जाता है, तो कहाँ इसको लेके जाते हैं हम लोग, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, पूंजी संचित खाते में इसको लेके चले जाते हैं। फिर क्या बोला है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अवेलेबल फॉर। अच्छा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का अकाउंट जो होता है किस लिए हमारा अवेलेबल होता है, तो किस लिए होता है, किस लिए होता है आपका, तो इशू ऑफ बोनस शेयर के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड एट प्रीमियम देन सच प्रीमियम मे बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, किससे हम लोग करते हैं, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट होता है, उसी से हम लोग कर देते हैं। ठीक है, व्हेन द डिविडेंड एक्सीड 20% ऑफ द पेड अप कैपिटल द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व शैल नॉट बी लेस देन। बोल रहा है कि अगर हम लोग डिविडेंड जो हमारा होता है, यानी लाभांश जो होता है, अगर हम लोग का 20% अगर अधिक हो जाता है तो ट्रांसफ़र करते हैं रिजर्व में, वो कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, 10% से ज़्यादा आपका संचित खाते में नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ द फॉरफीचर ऑफ द शेयर द फॉरफीचर अमाउंट अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। फॉरफीचर अकाउंट जो होता है वो कैसे क्रेडिट हम लोग करते हैं, तो करते हैं आपका पेड वैल्यू ऑफ शेयर से। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इफ अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने क्या किया है, शेयर कैपिटल इशू किया है, कितने पे, 100 रुपये वाले थे, उसको 10% डिस्काउंट पे इशू किया है। ऑन विच फुल अमाउंट हैज़ बीन कॉल्ड अप, जिसको कि हम लोग पूरा का पूरा हम लोग 100 रुपये मांगे हैं, इज फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। और उसको क्या है, जो अंतिम याचना है वो नहीं दिया गया, उसका हम लोग क्या करिए हैं, उसको फॉरफिट कर लिए हैं। ठीक है, हरण कर लिए हैं। द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय, तो बोला है शेयर कैपिटल अमाउंट को हम लोग कैसे डेबिट करेंगे, तो कैसे डेबिट करेंगे, आपको पूरा का पूरा 100 रुपीज़ से इसको डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन सा है आपका, तो इंटरेस्ट। कौन सा है आपका,
इंटरेस्ट है, और सारी चीज़ें क्या है आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये नॉट पूछा इसलिए इसको क्या हो जाएगा इंटरेस्ट उसका आंसर हो जाएगा। मेन ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,20,000, द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज क्या बोल रहा है, इसका आंसर आपका आएगा 4 टाइम्स। क्या आएगा 4 टाइम्स। कैसे आएगा देखिए, अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक में क्या हो जाएगा, इनको और इनको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 6 5 1,10,000। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा 2,20,000 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 'ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2,20,000 डिवाइडेड बाई आपका होगा एवरेज स्टॉक। एवरेज क्या हो जाएगा 50,000 60,000 क्या हो जाता है 1,10,000 हो जाता है। इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 55,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 2 जा आएगा आपका 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन चेंज द करेंट रेशियो। कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि हमारा करंट चालू अनुपात को बदल देता है, तो कौन सा है आपका, प्लांट एक्वायर्ड ऑन अकाउंट। क्योंकि प्लांट अगर हम लोग एक्वायर्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक फिक्स असेस्ट हो जाएगा और एक करंट असेस्ट हो जाएगा, जिसके कारण कि क्या हो जाएगा हमारा करंट रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गिवन करंट रेशियो आपका 2:1 दिया हुआ है, नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है आपका 60,000। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट असेस्ट माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा करंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है 60,000, यानी कि 1 की वैल्यू तो हमको दिया ही हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है करंट लायबिलिटी, यानी कि हमारा आना चाहिए था आंसर 60,000 ही, मगर यहाँ पे जो बेचू जो आंसर बनाया है वो लिखा है 60,600, मगर आपका ये सही होगा, ये 600 यहाँ पे नहीं होगा, केवल केवल कितना हो जाएगा आपका 60,000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ, ये किसका रेशियो होता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट टोटल सेल्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का बैकबोन कौन सा होता है, तो क्या होता है, वॉचिंग होता है, रीढ़ की हड्डी इसको कहते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है, कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इज द मेजर कंसर्न ऑफ, आपका बोल रहा है क्या चीज़, एक्सटर्नल ऑडिट। मतलब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब कि वैधानिक चीज़ों के लिए अगर हम लोग कुछ कंप्लेंट्स करते हैं तो वो किस पे ज़्यादा होता है, वो आपका एक्सटर्नल ऑडिट के बेस पे होता है। फिर क्या बोला है, व्हेन ऑडिट इज कंडक्टेड एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि थ्रू आउट द ईयर्स को अगर हम लोग काम करते हैं तो किस में होते हैं हम लोग, ये कंटिन्यूस ऑडिट के अकॉर्डिंग आता है, निरंतर ये चलते रहने वाली ये बातें आती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनी इज, अगर पब्लिक कंपनी का जो हमारा जो ऑडिट किया जाता है यानी अकेंचर किया जाता है तो वो क्या होता है आपका कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। फिर क्या बोल रहा है, एन इंटरनल ऑडिटर इज, इंटरनल ऑडिटर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। फिर क्या बोल रहा है, द ऑडिट विच इज डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, न्यू पार्टनर के समय में करते हैं तो वो कैजुअल ऑडिट है, क्योंकि हर बार तो हमारा जो न्यू पार्टनर वो आएगा नहीं, तो वो कभी एक ही बार एकाध दो ही बार आएगा, तो इसलिए इसको संयोगिक अकेक्षण भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड ये कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, परचेज ऑफ द मशीनरी, ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द फंड है, यानी कि यूज कर रहे हैं हम पैसे को। सोर्स मतलब क्या होता है, हमें पैसे प्राप्त होना, और इसमें इसका मतलब क्या है, यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, देखिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट आपको वीडियो अच्छे से मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी हेड्स ऑफ द इनकम आर देयर इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो ये कितने हैं आपके 5 हेड हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स फॉर एन इंडिविजुअल, मैक्सिमम आपका कितना है, आपका 30% है। ठीक है, इस बार भी आप देख लीजिए, ठीक है, कि हमारा क्या है, कैसे है, ये 2011 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेडिकल अलाउंस अंडर सैलरी हेड इज, मेडिकल अलाउंस जो है सैलरी हेड में ये क्या होता है आपका,
डिडक्टेबल होता है, यानी कि खर्चा घट जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, इनकम एक्यूरिंग फ्रॉम द बिजनेस सिचुएटेड इन पाकिस्तान एट इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ, किसमें हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं, तो किसमें करते हैं हम लोग, नॉन रेसिडेंट एसएससी में करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, विच मैथड ऑफ कॉस्टिंग यूज इन मोटर कार इंडस्ट्री, तो जो भी रोड ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, मशीन आवर रेट इज अ मैथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, किसका है एब्जॉर्प्शन, ये बोल रहा है आपका फैक्ट्री ओवर रेट का है। ठीक है, मशीन आवर, मशीन घंटाधर पद्धति एक है, कॉस्ट में हम लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो ये किस में आता है, ये फैक्ट्री ओवर रेट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, इन अ कॉस्ट शीट स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज एडजस्टेड एट द स्टेज ऑफ, अगर कॉस्ट शीट में जो होता है वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग किस में एडजस्ट करते हैं, तो किस में करते हैं हम लोग, वर्क कॉस्ट में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इफ कैश रिसीव्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अमाउंटेड टू रुपीज 1,60,000 बीइंग 4/5 ऑफ द वर्क सर्टिफाइड देन द अमाउंट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड विल बी, ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं कैसे, एक्स का हमको 4/5 मिला है, इतना 1,60,000। ठीक है, तो हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऊपर 5 कर देंगे और नीचे 4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 जा 16 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 40,000, और 4 5 जा कितना हो जाएगा 2 लाख आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका है वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारे चीज़ें सब समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसका पीडीएफ पाने के लिए आप क्या करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब कर लें, चैनल को हमारे ज्वाइन कर लें, ये कारण कि आपको इस पेपर का पीडीएफ मिल जाए। ठीक है, और हमारे फेसबुक पेज पे भी आप जा कर के जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रेगुलर अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।